साल 1931 की बात है। यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौर से गुजर रहा था और समाज में कई बदलाव हो रहे थे। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत थी, चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में चंद्रमोहन जैन नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। यह गांव अपने आप में एक शांत और सरल जीवन का प्रतीक था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर समाज के नियमों को चुनौती देगा और अपनी अनोखी समझ से पूरी दुनिया को मोहित कर लेगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो उसके भविष्य की ओर इशारा करती थी। चंद्रमोहन, जिन्हें आगे चलकर ओशो के नाम से जाना गया, शुरू से ही एक जिज्ञासु और बागी बच्चे थे। उनकी जिज्ञासा और विद्रोही स्वभाव ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाया। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक उम्मीदों को चुनौती देते थे। उनके सवाल कभी कभी बड़ों को असहज कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सवाल पूछना बंद नहीं किया। छोटी उम्र से ही ओशो का प्रकृति से गहरा नाता था। उन्हें पेड़ों, पक्षियों और नदियों के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। प्रकृति के साथ उनका यह संबंध उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता था। वो घंटों जंगल में खोए रहते, जीवन की लय को देखते और जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढते। उनके लिए जंगल एक स्कूल था, जहां उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे। उनके माता पिता बहुत सरल और प्यारे लोग थे। उन्होंने ओशो की अनोखी छवि को पहचाना और उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी दी। उनके माता पिता ने कभी भी उनके विचारों को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और खुद सोचने के लिए प्रोत्साहित किया, और इस तरह अनजाने में ही उस क्रांतिकारी विचारक की नींव रखी जो वो आगे चलकर बने। उनके माता पिता का यह समर्थन और प्रोत्साहन ही था जिसने ओशो को एक महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु बनने में मदद की। ओशो का बागीपन उनकी पढ़ाई में भी जारी रहा। पढ़ाई में वो बहुत तेज थे, खासकर दर्शन शास्त्र में, लेकिन शिक्षा प्रणाली के कठोर ढांचे में ढलने से इनकार कर दिया। वो अपने शिक्षकों से सवाल पूछते थे, पारंपरिक सोच को चुनौती देते थे और किताबों से हटकर ज्ञान की तलाश करते थे। इस लगातार सवाल करने की आदत के कारण अक्सर उनका अधिकारियों से टकराव होता था, लेकिन ओशो डिगे नहीं, हमेशा अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। यूनिवर्सिटी के दिनों में ओशो की बुद्धिमत्ता और आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। छात्र उनके अलग विचारों और जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को सरल, संबंधित तरीके से समझाने की क्षमता से आकर्षित होते थे। वो उन्हें हर चीज पर सवाल उठाने, सामाजिक बंधनों से मुक्त होने और खुद को खोजने की यात्रा पर निकलने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यही वो समय था जब ओशो एक बागी छात्र से एक करिश्माई नेता बनने लगे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद ओशो ने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने अपने छात्रों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे अर्थों को समझने के लिए भी प्रेरित किया। उनके शिक्षण का तरीका पारंपरिक नहीं था। वो हमेशा अपने छात्रों को सोचने और सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और अपने छात्रों को चुनौती देने और प्रेरित करने का सिलसिला जारी रखा। ओशो का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करे। उनके इस दृष्टिकोण ने कई छात्रों को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें जीवन में नई दिशा दी। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि शिक्षा के क्षेत्र उनके संदेश के लिए बहुत सीमित थे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में वो गहराई और व्यापकता नहीं थी जो ओशो अपने विचारों और शिक्षाओं में देखना चाहते थे। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्हें अपने विचारों को व्यापक रूप से फैलाना है तो उन्हें एक बड़े मंच की आवश्यकता है। वो एक बड़े दर्शक तक पहुंच बनाना चाहते थे और अपनी समझ को दुनिया से साझा करना चाहते थे। ओशो का मानना था कि उनके विचार और शिक्षाएं केवल कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उनके ज्ञान का लाभ उठा सकें। यही वो समय था जब चंद्रमोहन जैन ओशो बन गए। यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन और दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन था। ओशो ने अपने भीतर की गहराइयों को खोजा और एक नए रूप में उभर कर सामने आए। ओशो शब्द औशनिक से निकला है, जिसका अर्थ है विशाल और गहरा, जो उनके ज्ञान की विशालता और गहराई को दर्शाता है। यह नाम
उनके व्यक्तित्व और शिक्षाओं की व्यापकता को भी दर्शाता है, जो किसी महासागर की तरह अनंत और असीमित है। ओशो ने पूरे भारत में व्यापक रूप से यात्रा करना शुरू कर दिया, प्रवचन देने लगे और ध्यान शिविर लगाने लगे। उनकी यात्राओं का उद्देश्य केवल उनके विचारों को फैलाना नहीं था, बल्कि लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना भी था। उन्होंने विभिन्न शहरों और गांवों में जाकर लोगों को ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व के बारे में बताया। उनकी शिक्षाएं, जो पूर्वी रहस्यवाद और पाश्चात्य दर्शन का एक अनोखा मिश्रण थी, समाज के हर वर्ग के लोगों को गहराई से प्रभावित करती थी। ओशो ने अपने विचारों में पूर्वी और पाश्चात्य दोनों ही दृष्टिकोणों को समाहित किया, जिससे उनकी शिक्षाएं और भी समृद्ध और व्यापक हो गई। वो प्रेम, ध्यान और प्रामाणिक रूप से जीवन के महत्व पर जोर देते, और उनके ये विचार लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाते हैं। ओशो का मानना था कि सच्चा जीवन वही है जो प्रामाणिक हो, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और उसे जी सके। अपनी बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म के प्रति अपनी अनूठी दृष्टिकोण से श्रोताओं को मोहित करते थे। ओशो के विचारों में एक विशेष आकर्षण था, जो लोगों को गहराई से सोचने और आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करता था। उनके प्रवचनों में एक ऐसी शक्ति थी जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी और उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती थी। ओशो की शिक्षाएं सिर्फ प्रवचन सुनने तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में अनुभव करने के बारे में थीं। उन्होंने ध्यान के महत्व पर जोर दिया, लेकिन दुनिया से पलायन के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं से और अस्तित्व से गहरे रूप से जुड़ने के तरीके के रूप में। उन्होंने गतिशील ध्यान तकनीकों को विकसित किया, जिनमें गति, उत्कट भावनाओं की अभिव्यक्ति और मौन को जोड़ा गया था, जिससे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से मुक्त हो सकते थे और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते थे। ओशो ने ध्यान को एक जीवंत और सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखा, जो केवल स्थिरता में नहीं, बल्कि जीवन की हर गतिविधि में पाया जा सकता है। उन्होंने प्रेम, रिश्तों और यौनिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी, एक अधिक खुले और स्वीकार्य दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करने, अपनी शर्तों पर जीवन जीने और धर्म और परंपरा की सीमाओं से परे सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओशो का प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मखोज का संदेश उस पीढ़ी के साथ जुड़ गया जो कुछ अधिक की चाह रखती थी, और उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ओशो ने यह भी सिखाया कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, ध्यान का एक रूप हो सकता है। उन्होंने कहा कि खाना बनाना, सफाई करना या यहां तक कि काम करना भी ध्यान का हिस्सा हो सकता है, अगर उसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ किया जाए। ओशो के अनुसार ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हर क्षण में जागरूकता और आनंद लाती है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब है हर अनुभव को पूरी तरह से स्वीकार करना, चाहे वह सुखद हो या दुखद। ओशो का यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन गया। उनके अनुयायियों ने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया और एक नई, अधिक जागरूक और प्रेमपूर्ण जीवन शैली की ओर बढ़े। इस नई जीवन शैली ने न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म खोज को बढ़ावा दिया, बल्कि एक सामूहिक चेतना का भी निर्माण किया, जहां लोग एक दूसरे के साथ गहरे और सच्चे संबंध बना सके। ओशो की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित कर रही हैं, उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर रही हैं।